नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। और सीधे चलते हैं जहां जारी है विधानसभा की कार्रवाई। डिजिटल क्लासरूम की बात करती है, लेकिन स्पीकर सर आपको बताना चाहती हूं कि धरातल पर असलियत में कुछ और है, कुछ और है। जिन गांव में स्कूलों की बिल्डिंग सालों साल से टूटी पड़ी है, वहां बच्चे आसमान की छत पर बैठने पर मजबूर हैं, वहां पर कहते हैं डिजिटल क्लास लगाएंगे। मेरे हलके के 4-5 स्कूल टूटे पड़े हैं। कई बार कह चुकी हूं मुख्यमंत्री जी को भी और मैं एजुकेशन मिनिस्टर को भी, जैसे कि कलानौर, कलाहौड़, भाली, गरनावटी, आज तक बिल्डिंग नहीं बनी है। कहां डिजिटल क्लासेस होंगी? खुले आसमान में, जहां केबल भी नहीं है। बड़े शर्म की बात। और कई बार कह चुकी हूं मैं एजुकेशन मिनिस्टर जी आपको, इसका मतलब आप नहीं करोगे ना। आप एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते ना, सिर्फ हंसी की तरफ ध्यान देते हो। एजुकेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। हंसने से सिवा काम ही नहीं है आपको कुछ। हाँ, माइनिंग की तरफ हंसने से सेहत ठीक रहती है। स्पीकर सर, बेरोजगारी की बात करूं मैं। आज हमारा युवा बेरोजगारी झेल रहा है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। स्पीकर सर, इस सरकार ने जो भी भर्ती निकाली है उनको शरेआम नीलामी देने का काम किया है। आज हमारे युवा बड़े तंग हैं इस सरकार से, इनकी नीतियों से। स्पीकर सर, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, महिला दिवस को बजट पेश किया मुख्यमंत्री जी ने, और मैं ये कहती हूं हमारी महिलाएं जो आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर रोड पे घूम रही हैं, जिन पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? क्या हाल है? यही है महिलाओं की इज्जत। और क्या है? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक का ऋण दे सकते हैं हम, और वो भी 3 साल तक के लिए बाउंड कर दिया। 3 साल में तो 3 लाख में तो चाय की दुकान भी नहीं खुलती, कहां बिजनेस करेगी वो? स्पीकर सर, अगर मैं करूं हेल्थ की बात, सभी हॉस्पिटलों का, मेरे हॉस्पिटल का नहीं, सभी हॉस्पिटलों का बहुत बुरा हाल है। किसी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, किसी में सीटी स्कैन नहीं है, किसी में डॉक्टर नहीं है, किसी में एलटी नहीं है, किसी में नर्सिया डॉक्टर नहीं है। और कहते हैं हम हर एक डिस्ट्रिक्ट पर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मैं हाथ जोड़ कर ये कहती हूं, बनाओ, शौक से बनाओ, लेकिन इन हॉस्पिटलों का भी सुधार कर दो, भला होगा आप लोगों के। क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट मेन होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, और इन्हीं दोनों सब्जेक्ट में बैठा हुआ है। स्पीकर सर, अगर मैं बात करूं SC/BC की, बड़े शर्म की बात है, मुख्यमंत्री जी ने SC/BC वर्ग का इस बजट बुक से नाम ही मिटे दिया। लगता है आप लोगों ने उनसे लगाव नहीं है, आप लोग उनकी इज्जत नहीं करते, आप लोग उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं दे रहे। बड़े अफसोस की बात है, वोट लेने के लिए तो SC/BC और उनके उत्थान के लिए इनसे इस बुक से नाम मिटने का काम किया आप लोगों ने। स्पीकर सर, अगर मैं अपने हलके की बात करूं, मेरे हलके में लड़कियों के स्कूल की बिल्डिंग टूटी पड़ी है। कलाहौड़, कलानौर, भाली, गरनावटी आज तक नहीं बनाई है। मेरे हलके के कुछ रोड टूटे पड़े हैं, कनैली बाईपास से लेकर वृद्धाश्रम तक, गरनावटी मोड़ से लेकर गरनावटी तक, गढ़ी बड़म से लेकर निगाना तक, IMD रोड से लेकर के नौनंद सरकारी स्कूल तक। अगर मैं बिजली की बात करूं, बिजली मंत्री नहीं बैठे। छोटे छोटे काम। हमारा बालंद गांव है, बर्रा तो समझते होगे बीजेपी वाले, बर्रे के बीचों बीच 4 पोल है। 1000 बार कह चुकी हो पोल नहीं हटे हैं। सारी बालंद गांव की जनता कह चुकी है पोल नहीं हटे। ऐसे ही रेटोली में रोड के बीचों बीच 2 पोल है। मैंने भी कहा, हल्के वालों ने भी कहा, लेकिन पोल नहीं हटे। कितनी बार वहां इंसिडेंस हुआ है, डेथ भी हुई है। ये आपकी सरकार ने लगाया हमारे बर्रे पे, तो आपकी सरकार ने लगाए हैं। और रोड पे भी चलो काम तो कराया सरकार ने
एक हाथ तो करी। स्पीकर सर, स्पीकर एक मिनट रुक जाओ। स्पीकर सर, 65 कॉलोनियां रोहतक नगर निगम में लगती है। उन कॉलोनियों का वो हाल है, बहुत बुरा हाल। ना सीवर है, ना पानी है और ना बिजली है। अगर वो पानी पीते हैं तो सीवर का मिक्स पानी पीते हैं। मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने मेरे को यह कहा था, बहन जी एक बोतल भर ले जा, सत्ता वाले लोगों को एक एक घूंट पिला देना, हम क्या पानी पी रहे हैं। लेकिन अगली बार ले आएंगे अगर इसकी बार नहीं करें। अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूं, तो मेरे हॉस्पिटल की बिल्डिंग टूटी हुई है, उसे दोबारा बनाने का काम करे। हमारे किसानों को ओलावृष्टि बेमौसमी से बरसात से फसल खराब होती है, उसकी प्रॉपर गिरदावरी करा के उचित मुआवजा देने का काम करे। कलानौर को सब डिवीजन बनाने का काम करे। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स, मैं हाथ जोड़ कर अपील करती हूँ, बेचारी धक्के खा रही है। अपनी कही हुई जबानों से आप मुकर जाते हो, कम से कम कही हुई जुबान पे तो रहो। महिला दिवस पर बजट पेश कर रहे थे और हमारी महिलाएं रोड पर हैं। ऐसे ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बिल्कुल करनी चाहिए लागू। मैं सहमत हूं। और स्पीकर सर, मैं फिर कहती हूं, हमारे SC-BC भाइयों के लिए, स्पीकर सर, हमारे SC-BC भाइयों के लिए इसमें कुछ नहीं दिया है। मैं अपने SC-BCों के भाइयों के लिए नए कुछ इस बजट में देने के लिए और इस बजट से नाम मिटाने के लिए खुद वॉकआउट होती हूं। धन्यवाद। श्री घनश्याम सराफ जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बजट पे समय देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और ये टिका नहीं कर रहे हैं, ये जल्दी चले जाते हैं, ये टिकते नहीं भाई, ये टिकाऊ नहीं है, अब ये जाली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सन 2021-22 के लिए जो बजट पेश किया है, उससे 22-23 पेश किया है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। और भाई ये SC-BC वाले तो नुए उठने लग रहे हैं, इनका भी इंतजाम पूरा किया है मुख्यमंत्री जी ने। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और भिवानी में 2-3 प्रोजेक्ट सीधे तौर पे दिए। नर्सिंग कॉलेज के लिए भिवानी को चुना, मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और रिंग रोड न्यू बाईपास के प्रस्ताव आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे जा चुके हैं। आशा करता हूं कि कुछ समय के बाद ये प्रोजेक्ट हमारे शुरू हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए भी धन्यवाद। एक 70% से अधिक दिव्यांग व्यक्ति को हमने आयुष्मान भारत के तहत लिया है। मैं इसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और कई ऐसी बातें हैं जो इस बजट में नहीं लिखी गई, लेकिन हमारी सरकार उसको लेकर चल रही है। जैसे गरीब रेहड़ी फट्टी वाले, उनको लोन देना, महिलाओं के लिए लोन देना, ये बजट से बाहर की बातें हैं। बाल ऋण, दशक ऋण और किशोर ऋण, ये 3 टाइप के ऋण हमारी सरकार अधिक से अधिक उपलब्ध करवा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस स्कीम के लिए धन्यवाद करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी इस बजट में कहा है, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो और चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, इन सब के लिए जो खुले रूप में बजट की व्यवस्था की गई है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं।
मुख्यमंत्री जी ने सुना तो नहीं, मैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बोल रहा था जी। आपने जैसे 138 स्कूल पहले इसमें माइग्रेट किए हैं अपने संस्कृति मॉडल स्कूल में। मैं इस बार भिवानी का पिछली बार भी एक हुआ है, लेकिन 5-6 स्कूल ऐसे हैं जिनकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, उनको भी इसमें बदलेंगे। तो आने वाले समय में हमारे बच्चों का उत्थान होगा और जो गरीब गुरबा बच्चे हैं ये सब इनमें पढ़ते हैं। कोई भी रोक आपने नहीं लगाई है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और इसी प्रकार से जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, अच्छी प्रकार से उनका काम चल रहा है। हमारे मेडिकल कॉलेज का काम हो चाहे हमारी यूनिवर्सिटी का काम हो, तो मेडिकल कॉलेज का काम तो हमने 6 महीने में 30% पूरा कर लिया है। और आने वाले इस साल में एक टारगेट उनको दिया है कि आप इस साल में मेडिकल कॉलेज हमारा चालू कर दें, और उसकी व्यवस्था के लिए हमारे बंधु हमारे साथ हैं और हमारे ठेकेदार जोर शोर से इस काम को कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस काम के लिए धन्यवाद करता हूं। पीछे कोविड के समय में जो पिछला दौर था 8 महीने पहले जो जून जुलाई में आया था, उसमें ऑक्सीजन का प्रबंध करवाना अति आवश्यक हो गया था और हमारी डिमांड थी 5 मीट्रिक टन की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 7 मीट्रिक टन तक की गैस सिलेंडरों की व्यवस्था करवाई और आज हमारा हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गया है और उसका भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ उन दिनों में दी गई और जो काम किए सरकार ने बड़े उत्तम थे और जिस पर सभी हरियाणा वासियों ने उनका सराहा है। मेरे हॉस्पिटल में कुछ एक डॉक्टरों की कमी है। मैं चाहता हूं कि एक बाल रोग विशेषज्ञ और एक स्किन रोग विशेषज्ञ, ये इस टाइप के डॉक्टर हमारे यहाँ मिल जाएं तो हमारा निको वार्ड भी चल जाएगा और स्किन का भी हमारा काम चल जाएगा। भिवानी में हमारा एक राजीव कॉलोनी है सिटी रेलवे स्टेशन के पास, तो उसमें जल की आपूर्ति हम पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। एक ज़मीन ली थी, उसमें भी कोई न कोई अड़चन आई और उससे वो बूस्टिंग स्टेशन वहाँ नहीं बन पाया। मेरा एक मानना है कि हुड्डा सेक्टर 13 और 23 उससे आगे हैं शहर की तरफ, उसकी एक ग्रीन बेल्ट में 1000 गज जगह है, यदि हमें मिल जाए तो बूस्टिंग स्टेशन का काम भी जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मैं इस बारे में विकास की जो नीतियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, चाहे रोड का हमारा मैप हो, केंद्र के भी हमारे सड़कें हैं और प्रदेश की भी सड़कें, कुछ नई सड़कें हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे एरिया में बनाई है। एक मिनी बाईपास ढाणा रोड से रोहतक गेट और रोहतक रोड और रोहतक रोड से महम रोड, तो ये जुड़ाव होने से शहर में जो जाम लगता था उसमें कमी आई है। और इसी प्रकार हमारी कुछ डिमांड्स भी रही हैं और 100 एकड़ ज़मीन है भिवानी के साथ लगती हुई, वहाँ पे कूड़ा डाला जाता है और उसका अभी प्रोजेक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नहीं लग पाया है। ये भी जल्द चालू हो जाए तो इससे हमारा 20 एकड़ में ये काम चल सकता है और 80 एकड़ ज़मीन पर हमारा एक पार्क और हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियाँ बन जाए तो वहाँ की व्यवस्था में सुधार होगा। इसके लिए भी हमारी सब्जी मंडी रोहतक गेट पे है और भीड़ भरा एक क्षेत्र है वो,
तो ये सेक्टर 31 एक सेक्टर बनाया गया था, उसमें 450 एकड़ जमीन नई हमारी उसमें है। तो 100 एकड़ में हमारा ट्रांसपोर्ट नगर और 60-70 एकड़ में अनाज मंडी, सब्जी मंडी बने। इसका प्रस्ताव हमने लिखित में भी सरकार में दे दिया है और 250 एकड़ ज़मीन हमारी बच जाएगी, उसमें इंडस्ट्रियल जोन बनाने का काम करवाएं। इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा आह्वान है, क्योंकि आज और कोई मिनिस्टर है नहीं। ये भाई ये थोड़े से ना मूलचंद जी हैं, बड़े भाई है मेरे, लेकिन जो बात मेरे बड़े, तो ये सारी कुछ बातें हैं और मैं इस बारे में जो काम दिए गए हैं उनका मैं कुछ हमारा शहर का एक सर्कुलर रोड है जी 5 किलोमीटर, और वो 3 विभागों में बटा हुआ है, जिससे उसका काम कभी पूरा नहीं हो पाता। कभी एक टुकड़ा बन गया तो कभी दूसरा बन गया। मैं ये चाहता हूँ कि NH 709 B&R। और अब एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं, कहा हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं। प्रधानमंत्री ने की द कश्मीर फाइल्स फिल्म की तारीफ, बोले बननी चाहिए इस तरह की फिल्में, कहा सही तथ्य देश के सामने लाने की जरूरत। विधानसभा में गूंजा अवैध रजिस्ट्रियों का मुद्दा, अभय चौटाला बोले सरकार ने नहीं की कार्रवाई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा गड़बड़ियां मिलने पर तुरंत लिया एक्शन। 2010 से 2016 की रजिस्ट्रियों की भी होगी जांच, विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विपक्ष के सभी कारनामों का करेंगे खुलासा, प्रदेश में खत्म हो गया भ्रष्टाचार। और आइए सीधे रुख करते हैं जहां जारी है विधानसभा की कार्रवाई। सर, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और जिनके कारण हम मना रहे हैं उन्हें हम, ये जो हमारी सरकार है प्रदेश की, वो बुलाए बैठी है। स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति का गठन ही नहीं हो रहा। पहले भी मैंने ये बात रखी थी। आज़ादी के 75वें वर्ष में भी यदि स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति नहीं बनेगी तो कब बनेगी? वो एक मंच है जहां वो अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। कौन सी ऐसी ताकत है जो रोक रही है इस समिति को बनाने के लिए, ये मैं जानना चाहता हूं। मेरे साथ प्रदेश में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवारजन जानना चाहते हैं कि कौन सी ताकत है जो रोक रही है, जिसके दबाव में ये समिति का गठन नहीं हो पा रहा। सर, 4 साल पहले माननीय मुख्य सचिव द्वारा जिला के उपायुक्तों को लिखा गया कि 250 के करीब जो हमारे आजाद हिंद फौज के सैनिकों का जो जानकारी मिली है भी उसके बारे में पता करें, उनको ढूंढा जाए, उन परिवारों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। कब होगी? अगर अभी भी नहीं होगी सर, तो कब होगी? सर, 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। 2022 में किसानों की आय दुगनी होनी थी। 2022 में सबके सिर पर छत आनी थी, और इन दोनों ही बातों के बारे में हमारे बजट में कहीं कुछ बताया ही नहीं गया। आउटपुट आउटकम बेस्ड फ्रेमवर्क की बात की जाती है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कितने किसानों की आय दुगनी हुई है? सर, 1.25 लाख के करीब तो कनेक्शन ट्यूबवेल के पेंडिंग हैं, जिस वर्ष में सरकार द्वारा आय दुगनी करनी थी किसानों की। कहते हैं कि सरकार जो है बीज से लेके मंडी तक, बाजार तक
किसान के साथ खड़ी है। खड़ी तो है सर, लेकिन परेशानियों को बढ़ाने के लिए खड़ी है, घटाने के लिए नहीं खड़ी। कहीं सूरजमुखी का बीज नहीं मिलता, समय पे गेट पास नहीं मिलता, गन्ने की पेमेंट नहीं होती, कितनी समस्याएं, खाद नहीं मिलता, समय पर नहीं मिलता। बात हुई कॉल अटेंशन भी लगे, सवालों के जवाब भी मिले, लेकिन जब समय पे मिलना चाहिए ना। और आय कितनों की दुगनी हुई, सबके सिर पर छत आनी थी, कितनों के सिर पर आई, कितनों पे अभी आनी है, कुछ तो बताएं। विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से हरियाणा आगे बढ़ चला है। सर अधूरे लक्ष्य तो पीछे रह जाते हैं, हरियाणा सरकार तेजी से आगे बढ़ी चली जाती है, वो लक्ष्य पीछे ही रह जाते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। सर लिखा गया है कि रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बन रहे हैं, और हमारे जो गरीब साथी हैं जो रेल के माध्यम से, पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, वो बंद हो रही हैं। वो विद्यार्थी, वो गरीब व्यक्ति, वो दिहाड़ीदार, वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा जब पैसेंजर ट्रेन ही बंद हो जाए। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी को लिखा जाए कि जल्द से जल्द जितनी ट्रेनें कोविड काल से पहले चलती थी उनको दोबारा चलाया जाए। सर डायल 112 अरबों रुपए खर्च किए गए हैं सर, जैसे कि पहले कोई व्यवस्था ही नहीं थी। सर व्यवस्था तो पहले भी थी, 100 नंबर पहले भी था, ऐसा नहीं होता था कि 100 नंबर मिला के और पहले जो है पुलिस वो अगले दिन पहुंचती थी, नहीं, ऐसा पहले भी एक व्यवस्था थी। परंतु सर हैरानी की बात यह हुई कि अखबारों में विज्ञापन दिए गए कि 60 दिन के अंदर 7 लाख से भी ज्यादा कॉल्स आई। तो सर क्या ये खुशी मनाने की बात है? क्या कोई वो बधाई के लिए कॉल आई थी? कोई बधाई देने के लिए कॉल आई थी क्या? वो अपराध या अपराध से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर कॉल आए थे। ये दुख की बात है हमारे प्रदेश के लिए कि इतने अपराध बढ़ रहे हैं। आउटकम आउटपुट बेस्ड फ्रेमवर्क, सर ये बताया जाए कि अपराध कितना घटा। ये जो अरबों रुपए खर्च हुए हैं प्रदेश में, इससे अपराध घटा कितना है? यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।